हम आज आपके सामने अपने YouTube चैनल के माध्यम से कुछ बताना चाहूँगा। आपको ज़रूरत न हो तो भी जानकारी रखें तथा किसी के द्वारा गुमराह होने से बचें। मुझे भरोसा है कि यह वीडियो एक बार ध्यान से देख सुन व समझ लेंगे तो इस विषय में कोई अन्य वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। मेरे चैनल का नाम सौरभ हेल्प सेंटर 369 है। किसी प्रकार की असुविधा होने पर मेरे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 94 516 20 1 81 व 87 65 24 03 91, ईमेल ID saurabh0369@gmail.com पर संपर्क करें। आज आयकर अग्रिम विवरण वित्तीय वर्ष 2022-23 कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के संबंध में बताना चाहूँगा। कर्मचारी अपना नाम यहाँ लिखें, अपना पद नाम यहाँ लिखें, आयकर पैन नंबर यहाँ लिखें, आधार नंबर यहाँ लिखें, कार्यालय का नाम यहाँ लिखें, GPF/प्रान नंबर यहाँ लिखें, जन्म तिथि को यहाँ लिखें, मार्च 22 के वेतन को यहाँ लिखें, व्यक्तिगत वेतन को यहाँ लिखें, महंगाई भत्ता को यहाँ लिखें, मकान भत्ता को यहाँ लिखें। अन्य यदि कोई भत्ता प्राप्त होता है तो इन दोनों जगहों पे लिख सकते हैं। इन समस्त का योग यहाँ लिखें। GPF/NPS की कटौती को यहाँ लिखें। यदि कोई अग्रिम हो तो यहाँ लिखें। उनकी किस्तों की संख्या को यहाँ लिखें। सामूहिक बीमा की धनराशि को यहाँ लिखें। आयकर की कटौती करा रहे हो तो यहाँ लिखें। अन्य कोई कटौती करा रहे हो तो यहाँ लिखें। कुल कटौती का जोड़ यहाँ लिखें तथा शुद्ध भुगतान की धनराशि को यहाँ लिखें। प्रकार अप्रैल 22, मई 22, जून 22, जुलाई 22, अगस्त 22, सितंबर 22, अक्टूबर 22, नवंबर 22, दिसंबर 22, जनवरी 23, फरवरी 23 तक पूरा भर लेवें। बोनस 21-22 की धनराशि को वेतन में लिखें। वही धनराशि योग में लिखें। GPF/NPS में कटौती कटी हो तो उसको यहाँ लिखें। कुल कटौती को यहाँ लिखते हुए शुद्ध धनराशि को यहाँ दिखाएं। महंगाई भत्ता 31 से 34% में जो आया हो उसको महंगाई भत्ता में लिखें, योग में लिखें। GPF/NPS में कोई कटौती कटी हो तो उसको लिखें। कुल कटौती को यहाँ लिखते हुए जो शुद्ध भुगतान हुआ उसको यहाँ लिखें। इसी प्रकार दूसरे महंगाई भत्ता 34 से 38% को भी भर लेवें। अन्य कोई एरियर वगैरह निकला हो तो जिस मद में जो धनराशि आई हो वहाँ लिख लेवें तथा अंत में शुद्ध भुगतान को लिखें। इन दोनों लाइनों में अन्य कोई एरियर वगैरह निकला हो तो उसको लिख लेवें। योग को भली भांति जोड़ें। GPF/NPS की कटौती को जोड़ें। सामूहिक बीमा की धनराशि को जोड़ें। आयकर की कटौती को भली भांति जोड़ लेवें। जो योग में आया हो उसको वेतन से कुल आय/सकल आय में लिखें। पेंशन/ब्याज से यदि कोई आय हुई हो तो उसको यहाँ लिखते हुए इन दोनों जगहों को जोड़कर समस्त स्रोतों से हुई आय में यहाँ लिखें।
कर्मचारी मानक कटौती के अंतर्गत 50,000 रुपये का छूट ले सकता है। किराएदारी के घर में रहते होंगे तो वेतन में जो मकान किराया भत्ता प्राप्त हुआ है वह आयकर से बचाया जा सकता है। कितने रुपए की किराएदारी पे कितना मकान भत्ता बचाया जा सकता है, कमेंट करें, वीडियो बना दिया जाएगा। मासिक किराया को यहाँ दर्शाएं तथा कितना छूट प्राप्त होता है मकान भत्ता में वह यहाँ लिखें। होम लोन लिए होंगे तो उस पर ब्याज की अदायगी कर रहे होंगे, ब्याज की अदायगी में 2 लाख रुपए की छूट का प्राविधान है। अन्य कोई कर मुक्त भत्ता यहाँ जोड़े हों या यहाँ जोड़े हों तो उसको यहाँ दिखाएं। मानक कटौती की धनराशि मासिक किराया जमा करने के बाद मासिक किराएदारी का पेपर प्रस्तुत करने पे जो मकान भत्ता छूट हुआ है उसको होम लोन की ब्याज की धनराशि को कर मुक्त भत्ता को जोड़ लेवें, जोड़कर समस्त स्रोतों से हुई आय में से घटा देवें। वह वास्तविक आय होगा जिसको वास्तविक आय के कॉलम में लिख देवें। जीपीएफ की धनराशि जो कटी हो उसको यहाँ लिखें। जीपीएफ तथा जीआईएस की धनराशि का योग यहाँ लिखें। एनपीएस में 50,000 रुपये से अधिक कटवाए हों या जो भी कटवाए हो वह यहाँ लिखें। 50,000 रुपये से अधिक की धनराशि यदि यह हो तो 50,000 रुपये को यहाँ लिखते हुए अधिक की धनराशि को यहाँ लिखें, जिसकी गणना 80C के अंतर्गत की जाएगी तथा यह 50,000 रुपये की धनराशि 80C के अंतर्गत नहीं आएगी। NSC/PPF में जो निवेश किए हों वह यहाँ लिखें। LIC का प्रीमियम जमा किए हों वह यहाँ लिखें। हाउसिंग लोन के मूलधन का जो भुगतान किए हो वह यहाँ लिखें। 2 बच्चे की ट्यूशन फीस में जो खर्च किए हों वह यहाँ लिखें। सुकन्या समृद्धि योजना में जो निवेश किए हों वह यहाँ लिखें। जीपीएफ जीआईएस के जोड़ से लगायत सबको जोड़कर 80C के अंतर्गत कुल बचत को यहाँ लिखें। यह बचत 1.5 लाख रुपए से अधिक होगी तो 80C के अंतर्गत अधिकतम 1.5 लाख की ही बचत की जा सकती है, जिसको यहाँ लिखें। यदि यहाँ की धनराशि 80C के अंतर्गत कुल बचत या 1.5 लाख से कम आया हो तो उसको यहाँ लिखें। यही 80C के अंतर्गत बचत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 80E बच्चे की उच्च शिक्षा पे यदि ऋण लिए हों, ब्याज की अदायगी कर रहे हों तो उसको यहाँ लिखें। यहाँ यदि पेंशन की धनराशि लिखे हों तो उस पेंशन की धनराशि पे 33.3% की दर से या 15,000 रुपये में जो भी कम हो उसको यहाँ लिखें। 80G के अंतर्गत जो राष्ट्रीय रक्षा कोष है जिसका संचालन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के द्वारा होता है, उसमें यदि कुछ निवेश किए हों तो यहाँ लिखें। सूखा राहत कोष में या राष्ट्रीय बाल कोष में यदि कुछ निवेश किए हों तो यहाँ लिखें। 80D के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम जमा कर रहे हों या अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराए हों, जो भी खर्च हुआ हो उसको यहाँ लिखें। आश्रित जिसका भरण पोषण, जिसका जीविकोपार्जन आपकी आय पे निर्भर करता है, यदि वह बीमाकृत व्यक्ति 60 वर्ष से ऊपर हो तो उसके ऊपर उसके स्वास्थ्य पे जो खर्च किए हैं उसको यहाँ लिखें। 80DDB के अंतर्गत स्वयं या आश्रित की गंभीर बीमारी पे जो खर्च किए हैं वह यहाँ लिखें। आश्रित 60 वर्ष से ऊपर हो तो उसकी गंभीर बीमारी पे जो खर्च किए हैं वह यहाँ लिखें। 80DD अर्थात दिव्यांग स्वयं हो या आश्रित
दिव्यांग की चिकित्सा पे जो खर्च किए हैं वह यहाँ लिखें। दिव्यांग की गंभीर बीमारी पे यदि खर्च किया गया हो तो उसको यहाँ लिखें। अन्य कोई खर्च किया गया हो जो कर मुक्त हो उसको यहाँ लिखें। 80E उच्च शिक्षा पे लिए गए ब्याज जमा दिए गए ब्याज से लगायत अन्य यदि कोई कर मुक्त भत्ता हो वहाँ तक के जोड़ को करें। यह 80C के अंतर्गत नहीं आता है, इसकी बचत अलग से की जा सकती है। इन समस्त के जोड़ तथा 80C के अंतर्गत कुल बचत किया गया तथा NPS के अंतर्गत जब 50,000 से ऊपर की धनराशि NPS में बचाए हों तो इस 50,000 रुपये को जोड़ लें। इन समस्त जोड़ को वास्तविक आय में से घटाएं। यही पुराने स्लैब में कर योग्य आय होगा। इसी कर योग्य आय पे पुराने स्लैब की गणना की जाएगी। यदि कर योग्य आय 2.5 लाख रुपए तक होगा तो कर शून्य बनेगा, शून्य लिखें। यदि कर योग्य आय 5 लाख से ऊपर हो तो 5 लाख को यहाँ भरें तथा 5 लाख में से 2.5 लाख घटाते हुए 2.5 लाख रुपए पे 5% की दर से 12,500 रुपये कर होगा जो यहाँ लिखें। यदि यह कर योग्य आय 10 लाख या 10 लाख से ऊपर हो तो 10 लाख को यहाँ लिखकर उसमें से 5 लाख को घटाएं। शेष बचे 5 लाख पे 20% की दर से 1 लाख रुपए कर बनेगा जो यहाँ लिखें। कर योग्य आय 10 लाख से ऊपर होगा तो उसको यहाँ लिखें। उसमें से 10 लाख को घटाते हुए शेष बची धनराशि पे 30% की दर से कर कटेगा। जो भी कर आए वह यहाँ लिखें। यदि कर योग्य आय 5 लाख रुपए तक होगी तो धारा 57A के तहत 12,500 रुपये तक की छूट का प्राविधान है। कर्मचारी को 12,500 रुपये की छूट दे दी जाएगी तथा कर्मचारी पुराने स्लैब में कर देने से बच सकता है। यदि कर योग्य आय 5 लाख से ऊपर हो तो यहाँ का 12,500 रुपये तथा 20% की दर से आया हुआ धनराशि तथा 30% से आई हुई धनराशि को जोड़ दें। इन चारों जगहों की धनराशियों को जोड़कर पुराने स्लैब में दे आय करके कॉलम में लिख लें। समस्त स्रोतों से हुई आय पे ही नए स्लैब के तहत आयकर की गणना की जाएगी। यहाँ किसी प्रकार का कोई छूट देय नहीं होगा। समस्त स्रोत से आय यदि 2.5 लाख रुपए तक होगा तो 0 कर बनेगा जिसको यहाँ लिखें। यदि समस्त स्रोतों से हुई आय 5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए से अधिक हो तो यहाँ लिखें। 5 लाख रुपए में से 2.5 लाख रुपए को घटाते हुए 5% की दर से 12,500 रुपये का कर बनेगा जो यहाँ लिखें। समस्त स्रोतों से हुई आय 7.5 लाख रुपए या 7.5 लाख रुपए से अधिक होगा तो उसको यहाँ लिखें। इसमें से 5 लाख को घटाते हुए 2.5 लाख रुपए पे 10% की दर से 25,000 रुपये का कर बनेगा जो यहाँ लिखें। यदि समस्त स्रोतों से हुई आय 10 लाख रुपए से ऊपर होगा तो उसमें से 7.5 लाख को घटाते हुए 2.5 लाख रुपए पे 15% की दर से कर की गणना की जाएगी जो 37,500 रुपये होगा, यहाँ लिखें। यदि समस्त स्रोतों से हुई आय 12.5 लाख या 12.5 लाख से ऊपर हो तो उसमें से 10 लाख घटाते हुए 2.5 लाख रुपए पे 20% की दर से 50,000 रुपये का कर बनेगा जिसको यहाँ लिखें। यदि समस्त स्रोतों से हुई आय 15 लाख या 15 लाख से अधिक हो 12 लाख
50,000 घटाते हुए शेष बचे 2.5 लाख पे 25% की दर से 62,500 रुपये का कर बनेगा, जो यहाँ लिखे हैं। यदि समस्त स्रोतों से हुई आय 15 लाख या 15 लाख से ऊपर हो तो उसमें से 15 लाख को घटाते हुए शेष बची धनराशि पे 30% की दर से कर की गणना करें। जो कर आएगा उसको यहाँ लिखें। नए स्लैब के समस्त करों को जोड़ लें। जो भी कर आया हुआ हो नए स्लैब के अंतर्गत वही आयकर होगा। इस साल पुराने तथा नए 2 प्रकार के स्लैबों की व्यवस्था की गई है। पुराने स्लैब का मान यहाँ लिखा होगा, नए स्लैब का मान धनराशि यहाँ लिखी होगी। पुराने स्लैब से प्राप्त हुआ समस्त आयकर की धनराशि यहाँ लिखी हुई होगी। नए स्लैब से जो आयकर आया हुआ है उसकी धनराशि यहाँ लिखी होगी। इन दोनों धनराशियों में जो भी धनराशि कम हो उस पे 4% की दर से स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की गणना करें। जो आएगा उसको यहाँ लिखें। पुराने तथा नए स्लैब में जो कम की धनराशि हो उसमें इस 4% की धनराशि को जोड़ दें। यही आयकर का योग होगा। आयकर की कटौती में जनवरी तक जो भी धनराशि कटवाए हों जिसका जोड़ यहाँ लिखा हुआ है, उस जोड़ को जनवरी 23 तक वेतन से भुगतान आयकर के कॉलम में लिखें। आयकर के योग में से जनवरी 23 तक किए गए भुगतान की धनराशि को घटाएं। जो शेष बचेगा वही फरवरी 23 के वेतन से आयकर की कटौती की जाएगी। यहाँ की धनराशि जो फरवरी 23 के वेतन से धनराशि काटी जाएगी उसको शब्दों में लिखें, मोबाइल नंबर लिखें, हस्ताक्षर करें। असुविधा होने पे मोबाइल /व्हाट्सएप नंबर 94 516 20 81 87 65 24 03 91 तथा ईमेल ID saurabh039@gmail.com है। संपर्क करें। आपने अपना बेशकीमती व बहुमूल्य समय बातों को सुनने व समझने के लिए दिया। इसके लिए मेरे YouTube चैनल सौरभ हेल्प सेंटर की तरफ से धन्यवाद।